नमस्कार साथियों, चाणक्य ग्रुप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस बेहतरीन तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहें। साथियों, आज की हम इस ज्योग्राफी की क्लास में चर्चा करने वाले हैं और वो हमारा एक नया बिंदु रहेगा और वो नया बिंदु है जैवमंडल। आज का जो हमारा बिंदु है जैवमंडल। रेट को लेकर के ये बिंदु पहले भी आपके सिलेबस में था और अभी भी रखा गया है। यहां से सामान्यतः एक दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में लगभग लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जैवमंडल की बात होती है यही प्रश्न रिपीट होते हैं। क्या रिपीट होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो अपने सिलेबस के साथ आते चले जाएंगे। अंत में हम उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे। एक अंतिम अवस्था में हम उसको देखेंगे अलग से कि कौन कौन से प्रश्न इस मंडल को लेकर के होते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों ये जानेंगे कि जैवमंडल क्या होता है। तो जिस भाग पर जैवमंडल होता है वो भाग हमारे कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। जैवमंडल जो होता है वो इस प्रकार से व्यवस्थित एक भाग है जिसको जैवमंडल कहा जाता है। यहां से ध्यान देंगे, इस भाग को कहा जाता है जलमंडल, इसको कहा जाता है वायुमंडल, इस भाग को कहा जाता है स्थल मंडल, अब यहां देख पा रहे होंगे तीन मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। तीन मंडलों का वह भाग जहां जीवन संभव है या जैविक परिस्थितियां पाई जाती हैं या जहां जैव विविधता पाई जाती है उस भाग को कहा जाता है जैव मंडल। तो यहां देखिए कौन सा भाग होगा जिसको हम जैव मंडल के अंतर्गत शामिल करेंगे, तो ये भाग जैव मंडल होगा। अर्थात तीनों मंडलों का वह संयुक्त भाग जहां जैविक क्रियाएं पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, ये सभी जो परिस्थितियां होती हैं ये जैव मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो तीनों मंडलों का वह संयुक्त भाग जहां जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं जैव मंडल कहलाता है। तो ये भाग क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल कहलाएगा, इस भाग को जैवमंडल कहा जाता है। तो साथियों सबसे पहले तो आप ये समझ पाए होंगे कि जैवमंडल होता क्या है। जैवमंडल संयुक्त रूप से एक ऐसा भाग होता है जो तीनों मंडलों का कुछ आंशिक भाग होता है। अर्थात वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां तक जीवन की क्रियाएं पाई जाती है, धरातल का वह क्षेत्र जिस भूभाग के क्षेत्र तक जीवन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, अर्थात धरातल के कुछ ऊंचाई वाले भाग, कुछ गहराई वाले भाग। जैसे चर्चा करें तो पहाड़ी भाग हो सकते हैं, पठारी भाग हो सकते हैं, मैदानी भाग हो सकते हैं। तो धरातल का वह भाग जहां बिल में रहने वाले जीव होते हैं वहां तक का भाग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जल वाले भाग की बात करें तो जल का वह क्षेत्र जो एक सामान्य गहराई तक जीव जंतुओं के रहने के लिए अनुकूल होता है, वहां तक का क्षेत्र जल मंडल का जैव मंडल में आता है। अर्थात तीनों मंडलों का वह भाग जहां जीवन की प्रक्रिया पाई जाती है या जीवन संभव पाया जाता है, वहां उस क्षेत्र को कहा जाता है जैव मंडल। तो सबसे पहले तो हम देख चुके हैं तीनों मंडलों का वह भाग। तो जैव मंडल क्या होगा, तो जैव मंडल पर चर्चा करते हैं। जैव मंडल किसे कहा जाएगा, तीनों मंडलों का तीनों मंडलों और तीनों मंडलों में
जल, वायु और स्थल, तीनों मंडलों का वह भाग जहां तक जीवन की प्रक्रिया पाई जाती है, जीवन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात जीवन संभव है, जीवन संभव क्षेत्र, ये जैवमंडल का भाग होगा। अर्थात तीनों मंडलों का वह क्षेत्र जिसको हम देख चुके हैं कि ये भाग जहां जहां तक जल का या स्थल का या वायु का वह भाग जो कि जीवन के लिए जाना जाता है या जिस स्थिति तक जीवन पाया जाता है उस भाग को ही कहा जाता है जैव मंडल। तो ये थी हमारी जैवमंडल की क्रिया, और इस जैवमंडल की क्रिया में तीनों मंडल शामिल किए जाते हैं। तो जैवमंडल की क्रिया के लिए हम देखें तो यहाँ हम तीनों प्रकार के जीवों को देखते हैं। यहाँ स्थल पर निवास करने वाले, स्थल पर पाए जाने वाले जैविक घटक, और जैविक घटक का तात्पर्य पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु। फिर हम बात करें तो जलीय या जल में पाए जाने वाले जैविक घटक, और इसके बाद हम बात करें तो वायु में उपस्थित जैविक घटक, इन तीनों का जो संयुक्त रूप होता है, ये संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है जैवमंडल। तो जैवमंडल में तीनों मंडलों का वह क्षेत्र जो कि जीवन के लिए उत्तरदायी होता है या जीवन के लिए वो परिस्थितियां जो अनुकूल होती हैं उस भाग को कहा जाता है जैवमंडल। तो हम ये सामान्य स्थिति देख चुके हैं। आगे हम बात करें तो हम जैवमंडल की विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। तो जैवमंडल में कुछ सामान्यतः शब्दावली का उपयोग होगा, और उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं जैवमंडल में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे पहले हम बात करेंगे अपघटक की। अपघटक, तो अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक के लिए हम सामान्यतः अपनी आसपास की परिस्थितियों में वो सभी क्रियाएं देख पाते हैं जो हमें कुछ वृद्ध अवस्था की खंडित अवस्था दिखाई देती है, अर्थात वे जैविक तत्व जो कि अवशिष्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं और उस अवशिष्ट अवस्था को कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे कुछ जीव मिलकर उसका अपचयन कर देते हैं, उसको छोटी छोटी टुकड़ों में बांट देते हैं या खंडित कर देते हैं। ऐसे ऐसे सभी जीवों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। चलिए, अपघटक क्या होंगे? वे सूक्ष्म जीव से कीड़े मकोड़े या सूक्ष्म जीव से अन्य जीव जो जैविक अवशिष्ट को छोटे छोटे
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तथा उनका अपचयन अर्थात अपघटन कर नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब ऐसे तत्वों को क्या देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक क्या कहलाएंगे, ऐसे वे सभी सूक्ष्म से लेकर अन्य जीव तक जो छोटे छोटे टुकड़ों में अवशिष्ट पदार्थों को, जो कि किस प्रकार के होंगे, जैविक अवशिष्ट, तो जैविक अवशिष्टों का विखंडन कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उनको अंततः क्या कर देते हैं, अपघटन करके नष्ट कर देते हैं। ऐसी क्रिया में जिन तत्वों का योगदान होता है, जिन कारकों का योगदान होता है, वो सभी किसमें शामिल किए जाते हैं, अपघटक में शामिल किए जाते हैं। तो ये स्थिति हमारी अपघटक की है। इसके बाद में हम देखें तो अपघटक के बाद में दूसरी स्थिति प्रारंभ होती है, वो होता है उत्पाद। उत्पाद या उत्पादक। तो उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक वे सभी जैविक घटक जो प्रकृति द्वारा वनस्पति के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो ये उत्पादक वे होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं घास फूस से लेकर पेड़ पौधों तक की वृद्धि स्थिति, अर्थात एक छोटी घास से लेकर बरगद तक की स्थिति किस में आती है, उत्पादक वर्ग में आती है। यहाँ अगर हम अपघटक की बात करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म इसमें जीव जो कि किसी न किसी रूप में किसी जैविक अवशिष्ट को नष्ट करने में अपना योगदान देता है, और उसमें उस छोटे से लेकर बड़े जीवों तक की स्थिति किस में आएगी, अपघटक में आएगी। अब यहां से दोनों में जो अंतर होगा वो समझें। इसमें आने वाले जो जीव होंगे, इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे तो अपघटक की स्थिति में जो जीव आएंगे उनमें बैक्टीरिया, कृंतक, और कृंतक में अगर हम बात करें तो कृंतक में वे सभी आते हैं जिसमें चूहा, गिलहरी आदि कृंतक के उदाहरण हैं। इसी में दीमक आता है और इसी में बाज आता है, या बाज की जगह हम कह सकते हैं गिद्ध। ये इसी श्रेणी के उदाहरण हैं, यानी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। तो इनके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में जैविक अवशिष्टों को बांट दिया जाता है, अंततः ये स्थिति मिट्टी का एक रूप बन जाती है और यही अपघटक कहलाते हैं। अब यहाँ उत्पादक की बात करें तो उत्पादक का जो उदाहरण होगा, देखिए इससे किस प्रकार से भिन्न है। तो उत्पादक में घास और घास से लेकर बड़े पेड़ सभी इसके भाग होते हैं, और बड़े से बड़े पेड़ों में बात करें तो बरगद भी इसी का उदाहरण है। तो छोटी से छोटी किसी भी एक घास की बात करें, उससे लेकर बरगद तक की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, ये उत्पादक होते हैं। ये
निश्चित रूप से प्राकृतिक वनस्पति द्वारा या प्राकृतिक वनस्पति के रूप में प्रकृति स्वयं ऐसी क्रियाओं को जन्म देती है और इस पर जीवन प्रारंभ होता है, अर्थात इनकी उपस्थिति ही खाद्य जो स्थिति होती है उसकी शुरुआत करती है। तो आगे हमारी इसी स्थिति में आते हैं हमारे उपभोक्ता। उपभोक्ता, अब यहाँ उपभोक्ता क्या है और फिर उपभोक्ता की श्रेणियां कितनी है, तो हम देखेंगे उपभोक्ता क्या है। वे सभी जीव जो किसी वस्तु या जैविक तत्वों का, किसी वस्तु या जैविक तत्वों का अंतिम रूप से उपयोग करता है, उपयोग करता है। अब यहां थोड़ा सा अंतर हम देख पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं उपभोक्ताओं की, तो उपभोक्ता के लिए हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी न किसी वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग करने वाला होता है, उपभोक्ता कहलाता है। बिल्कुल वही स्थिति है। यहाँ उपभोक्ता की कई श्रेणियां हैं, तो यहाँ स्थिति क्या होगी, चाहे तो वो जीव हो सकता है, चाहे वो मानव हो सकता है। तो मानव उस जीव प्रजाति का ही एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो जीव की स्थिति के साथ साथ मानव भी दिया जा सकता है। तो जीव और मानव या मानव भी जीव का ही एक प्रकार है। तो जीवों का वह उपयोग जो कि किसी वस्तु या जैविक तत्वों का अंतिम रूप से उपयोग करता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है उपभोक्ता। तो जो अंतिम रूप से उपयोग करता है, विशेष बात है अंतिम रूप से, अर्थात उसके बाद में वो स्थिति समाप्त हो जाती है, ये स्थिति होगी उपभोक्ता की। तो यहाँ उपभोक्ता के लिए हमारे पास में श्रेणियां बताई गई है। पहली श्रेणी है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता वे सभी उपभोक्ता जो प्राथमिक उत्पाद या उत्पादक पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, वे सभी उपभोक्ता अर्थात वस्तु का अंतिम उपयोग करने वाला जो कि प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर करता है, अर्थात प्राथमिक उत्पादों के रूप में उसका भोजन होता है। ऐसी अवस्था अगर हम प्राथमिक उत्पादों की देखेंगे, तो इस प्राथमिक उत्पाद की स्थिति में आने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शाकाहारी। शाकाहारी उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी उपभोक्ता। जब हम प्राथमिक उत्पादों की बात करें तो प्राथमिक उत्पाद क्या थे, वनस्पति से संबंधित थे। वनस्पति की स्थिति में हमने देखा घास-फूस से लेकर के बड़ी से बड़ी वनस्पति हो सकती है, उसका कोई ना कोई भाग जिसका उपयोग ये करते हैं अपने भोजन के रूप में, अपनी खाद्य श्रृंखला के रूप में। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी शाकाहारी उपभोक्ता की, इसको ही कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद हम देखें तो फिर आता है हमारा सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक के बाद में आता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब हम बात करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है। जो उपभोक्ता उपभोक्ता का तात्पर्य हम क्या कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं। अगर इसको सरल भाषा में हम देखें तो वो जीव जो कि प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेगा द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। तो जो उपभोक्ता या जीव प्राथमिक
उपभोक्ता पर निर्भर होता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। अर्थात ऐसे उपभोक्ताओं को क्या कहा जाएगा? ऐसे उपभोक्ताओं को कहा जाएगा मांसाहारी उपभोक्ता। तो शाकाहार पर निर्भर रहने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे और इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं को द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता की, थर्ड श्रेणी का उपभोक्ता, और इस थर्ड श्रेणी के उपभोक्ता को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अब यहां हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों की अवस्थाओं का उपयोग करते हैं उनको कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। तो इसको हम कह सकते हैं सर्वाहारी होंगे। तो तृतीयक उपभोक्ता जो उपभोक्ता का तात्पर्य जो जीव, जो उपभोक्ता दोनों श्रेणियों में आते हैं, अर्थात शाकाहारी व नंबर 2 मांसाहारी का उपयोग करते हैं, ऐसे को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता। ये कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता और इन तृतीयक उपभोक्ता को ही कहा जाता है सर्वाहारी। ये कहलाते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता को ही सर्वाहारी उपभोक्ता कहा जाता है, जो दोनों का उपयोग करते हैं, शाकाहार का भी करते हैं, मांसाहार का भी करते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन को प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को कहा जाता है सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। देखिए अब हमारे पास में ये स्थितियां हमारी 3 स्थितियों को व्यक्त कर रही है। एक वे तत्व, एक वे जीव या बैक्टीरिया जो कि वनस्पति या जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, उसको कहा जाता है अपघटक। फिर वो अवस्था जो कि जीवन का आधार होती है, सबसे बड़ा सबसे विस्तृत भाग माना जाता है, वो होता है उत्पादक वह स्थिति होती है जब प्राकृतिक अवस्था में वनस्पति या पेड़ पौधों का वह समूह है जो प्राथमिक रूप में पाया जाता है, उसको कहा जाता है प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक। उसके बाद उस पर निर्भर रहने वाले अर्थात प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर रहने वाले, तो प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी होंगे, उसको कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जो कि पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ताओं को कहा जाएगा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता। और इसके बाद तृतीयक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो दोनों श्रृंखलाओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात वो शाकाहारी उपयोग भी है और मांसाहारी उपयोग भी है। तो शाकाहारी व मांसाहारी उपयोग पर निर्भर रहने वाले को कहा जाता है ट्राइनरी क्षेत्र का उपभोक्ता। और ये जो तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है इसका 3 स्तर पर विभाजन किया जाता है। 3 स्तर पर विभाजन। अब ये 3 स्तर पर जो विभाजन है वो क्या है, ये खाद्य श्रृंखला के तहत उपयोग में लिया जाएगा कि इसको किस में शामिल किया जाए, प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया जाए, शाकाहार में शामिल किया जाए, मांसाहार में शामिल किया जाए
या फिर इसको सर्वाहार में शामिल किया जाए। तो वो उपभोक्ता जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों में शामिल है, तो वो स्थिति शाकाहार से ही प्रारंभ हो जाती है। अंतिम रूप में देख रहे हैं कि वो मांसाहारी भी है, तो मांसाहार में शामिल हो जानी चाहिए, लेकिन दोनों है तो एक अलग बनता है और वो बनता है तृतीयक प्रकार का। इसलिए इसको कहा जाएगा तृतीयक प्रकार की श्रेणी का उपभोक्ता, जिसकी 3 स्तरों में शामिल किया जाता है या 3 प्रकार से विभाजन होता है। अर्थात इसमें प्राथमिक का उदाहरण भी आएगा, मांसाहार का उपयोग करता है द्वितीयक में भी आएगा, और दोनों का उपयोग करता है, दोनों का उपयोग, इसलिए इसको सर्वाहार में भी शामिल किया जाएगा और तृतीयक में आएगा। सर्वाहारी, और सर्वाहारी है तो किसमें शामिल होगा? तृतीयक में भी आएगा। तो ये स्थिति याद रखेंगे। यहां तृतीयक जो उपभोक्ता होता है, उदाहरण के साथ वो प्राथमिक का उदाहरण भी हो सकता है, द्वितीयक का भी हो सकता है और तृतीयक में होता ही होता है। तो मानव की स्थिति की जब चर्चा होती है तो मानव को किस प्रकार से माना जाता है? मानव को सर्वाहारी की श्रेणी में शामिल किया जाता है, लेकिन आपके दिए हुए विकल्पों के अनुसार इसका विकल्प भी चुनना होगा। तो यहां देखेंगे सबसे बड़ा स्तर कौन सा होता है, तो याद रखिए ये स्तर सबसे बड़ा होता है। अब यहां से एक जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न की स्थिति पर चलिए। क्या होते हैं? अपघटक। अपघटक होते हैं बैक्टीरिया, कृंतक, दीमक, गिद्ध, और कृंतकों में आते हैं चूहा, गिलहरी, जो कि अपने दांतों से काट करके, या खरगोश भी इसी में आता है, ये जो दांतों से काट काट करके डालने वाले होते हैं इनको कृंतक कहा जाता है। तो इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनको किसमें शामिल किया जाता है? उसको शामिल किया जाता है कृंतक श्रेणी में। तो इस कृंतक श्रेणी की स्थिति के बाद में आता है उपभोक्ता की स्थिति, और उपभोक्ता की स्थिति में आता है प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पाद। तो पहली स्थिति हम उत्पाद को देख रहे हैं। उत्पाद वो प्राकृतिक जो अवस्था होती है जिसमें घास फूस से लेकर के वनस्पति तक की स्थिति होती है, उसको उत्पाद कहा जाता है। इसमें छोटे से घास से लेकर बड़े से बड़े पेड़ तक की जो स्थिति होती है वो प्राथमिक उत्पाद के रूप में होती है, या इसको उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद में आती है स्थिति प्राथमिक उत्पाद पर जो प्रश्न बनता है ये सबसे बड़ा वर्ग होता है। प्रश्न पूछ लिया जाए धरातल पर सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? धरातल पर सबसे बड़ा वर्ग, तो धरातल पर सबसे बड़ा वर्ग होता है वो होता है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक या उत्पादक, ये धरातल का सबसे बड़ा वर्ग होता है या जैवमंडल का सबसे बड़ा वर्ग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि धरातल का या जैवमंडल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है उत्पादक वर्ग को सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। अर्थात घास फूस से लेकर के बड़े बड़े पेड़ जो इसी श्रेणी में आते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वन, वहां या तो ये स्थिति दी जाएगी और ये स्थिति नहीं दी जाती है तो इसका विकल्प दिया जाता है, और वो विकल्प क्या होगा? वन होंगे। अर्थात घास फूस से लेकर के जो विस्तृत भूभाग जिस जो वनस्पति से ढके होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। या तो सीधा होगा धरातल सबसे बड़ा, धरातल का सबसे बड़ा वर्ग होता है उत्पादक वर्ग होता है, या इसी को कहा जाता है वन। तो वन धरातल पर पाई जाने वाली जैव संपदा का सबसे बड़ा वर्ग होता है। नेक्स्ट स्थिति में चलें तो यहाँ स्थिति फिर प्रश्न बना करके देती है उपभोक्ता की श्रेणियां कितनी होती हैं? उपभोक्ता की 3 श्रेणियां होती हैं, और उन 3 श्रेणियों में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक प्रकार का उपभोक्ता होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे वे उपभोक्ता जो कि शाकाहार पर निर्भर करते हैं यानी उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करने वाले उपभोक्ताओं को कहा जाता है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ये शाकाहारी श्रेणी के होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं पर होते हैं, नहीं कि प्राथमिक उत्पादों पर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक रूप से मांसाहारी उपभोक्ता के रूप में ही जाना जाता है, अर्थात ये मांस का ही उपयोग करते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं तो हमारी स्थिति तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता की आती है। तृतीयक प्रकार का जो उपभोक्ता होता है वो दोनों पर निर्भर करता है, शाकाहार पर भी उपयोग करता है, मांसाहार का भी उपयोग करता है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है, अर्थात सर्वाहारी उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ये थी हमारी यहाँ जैव से संबंधित या जैवमंडल से संबंधित जानकारी। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न होता है वो होता है हमारी
खाद्य श्रृंखला और खाद्य स्तूप। तो क्या है खाद्य श्रृंखला? खाद्य श्रृंखला सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है खाद्य श्रृंखला के रूप में, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला, ध्यान दीजिए, जब उपभोक्ता द्वारा भोजन की आपूर्ति एक स्तर से अन्य स्तर तक पहुंचती है, इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में जो भी उपभोक्ता होता है, चाहे वो प्रथम श्रेणी का हो, चाहे द्वितीय श्रेणी का हो या तृतीय श्रेणी का हो, ये उपभोक्ता जब अगले स्टेप पर किसी प्रकार की भोजन की आपूर्ति अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक पर और तृतीय उपभोक्ता प्राथमिक और द्वितीय पर, जब ये स्तर पर अपनी भोजन आवश्यकता पूरी करता है, इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। अब इस खाद्य श्रृंखला में कुछ विशेष स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे खाद्य श्रृंखला में दो स्थितियों को देखेंगे। अभी हमने देखा था धरातल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो धरातल का सबसे बड़ा वर्ग होता है वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं या वनस्पति होती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला का विस्तार उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक माना जाता है। तृतीयक उपभोक्ता तक माना जाता है। अब ये स्थिति अंतिम होती है कि वो प्राथमिक रूप से कौन सा होता है? प्राथमिक रूप से होता है वो वन वनस्पति या उत्पाद प्राप्त होता है और अंतिम रूप से तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो यहाँ हमारी जो खाद्य श्रृंखला होगी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे खाद्य श्रृंखला के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हम देखें कौन कौन से एग्जाम्पल जो खाद्य श्रृंखला का उल्लेख करते हैं या खाद्य श्रृंखला में क्या स्थिति होती है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं घास, जो कि एक उत्पादक है। उसके बाद में हम देखें घास पर निर्भर रहने वाला खरगोश, फिर खरगोश पर निर्भर रहने वाला कुत्ता और फिर बाघ या शेर। अब ये एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभाजन करके देखें तो घास किस श्रेणी में आएगा? घास की जो श्रेणी होगी वो होगी उत्पादक। उत्पादक के श्रेणी में होगा। खरगोश होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। कुत्ता होगा ये द्वितीयक उपभोक्ता का, द्वितीयक उपभोक्ता और बाघ भी द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब यहां से इसी खाद्य श्रृंखला को लेकर के स्तूप बनवाया जाता है या स्तूप पूछा जाता है। तो स्तूप की स्थिति क्या होती है इसकी कुछ हम और खाद्य श्रृंखला के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहले देखिए खाद्य श्रृंखला का अगर हम अन्य उदाहरण दें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहां हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से होंगे। जैसे
ये स्थिति जो क्रम से बनेगी, तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल नंबर 2 पर बात करें तो सबसे पहले लेते हैं तितली। तितली के बाद में लेते हैं मेंढक। मेंढक के बाद में लेते हैं सर्प। और सर्प के बाद में लेते हैं बाज। सर्प के बाद में लेते हैं बाज। अब यहां देखिए, एक प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में है या उत्पादक के रूप में है, तो तितली क्या है? तितली एक सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाला एक ऐसा वो कीट है जो कि प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उत्पन्न है। इस पर निर्भर रहने वाली स्थिति मेंढक की होती है, अर्थात तितली पर आश्रित, तितली पर आश्रित होगा मेंढक, मेंढक पर आश्रित होगा सर्प, और सर्प पर आश्रित होगा बाज। सर्प पर आश्रित होगा बाज। इस प्रकार से एक दूसरे की जो आश्रित अवस्था है, ये एक दूसरे का भोजन है, और इस भोजन का जो स्थानांतरण है वही खाद्य श्रृंखला है। अब यहां से अगर इसी के फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट को देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 3 कुछ देखिए इस प्रकार से उपस्थिति। तितली, तितली के बाद मेंढक, मेंढक के बाद सर्प, सर्प के बाद मोर, और मोर के बाद कुत्ता। यहां ध्यान देंगे, हमने एक स्थान पर देखा है सर्प के बाद बाज की स्थिति को, बाज की स्थिति, और यहां सर्प के बाद में देखा है मोर की स्थिति। तो समान श्रृंखला है, लेकिन ऐसी श्रृंखला जो 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी हुई होती है उसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला जाल या खाद्य जाल कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला से खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला हम देख चुके हैं, खाद्य जाल भी क्या होगा? 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो जैसे यहां अगर विकल्प हमारा तितली, मेंढक, सर्प, मोर, या मोर के साथ यहां दूसरा हमारा यही स्थिति होती बाज, और फिर बाज, कुत्ता। एक स्थिति तो ये चल रही थी सर्प, मोर, कुत्ता, एक चल रही थी सर्प, बाज और कुत्ता। 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के जो निर्मित करते हैं इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला जाल। ये जो स्थिति है इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला जाल। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जाल कहलाती है। इस खाद्य श्रृंखला जाल का तात्पर्य समझ रहे होंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलकर, 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलकर जो जाल बनाती हैं उसको खाद्य श्रृंखला जाल कहा जाता है। अर्थात अंतर्ग्रसित हो जाती हैं, 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलकर अंतर्ग्रसित होती हैं, अंतर्ग्रसित होती हैं, अंतर्ग्रसित होती हैं, इसे खाद्य श्रृंखला जाल कहा जाता है। तो यहां से काफी महत्वपूर्ण आपका एक प्रश्न बनता है, खाद्य श्रृंखला जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? खाद्य श्रृंखला एक निश्चित क्रम है, लेकिन ऐसी अनेक सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण होता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, मेंढक, सर्प, मोर और कुत्ता, मेंढक, सर्प, बाज और कुत्ता एक ही समान श्रृंखला के उदाहरण है। ऐसी अनेक सारी खाद्य श्रृंखला जो आपस में अंतर्ग्रसित हो जाती हैं, ऐसी अंतर्ग्रसित खाद्य श्रृंखला को ही खाद्य जाल कहा जाता है।
तो ये स्थिति। नेक्स्ट आगे हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 खाद्य श्रृंखला का, खाद्य एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे। यहां हमने लिया मेंढक, मेंढक के बाद में हमने लिया सर्प, सर्प के बाद में हमने लिया बाघ, बाघ के बाद में हमने लिया शिकारी। तो शिकारी सामान्यतः सभी का शिकार कर सकता है, अंततः वो स्थिति का क्या होगी, वो शीर्ष की स्थिति होगी या अंतिम स्थिति में होगी। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो खाद्य श्रृंखला जाल को व्यवस्थित कीजिए, या कौन से विकल्प में खाद्य श्रृंखला जाल है वो उन्नत है या सही व्यवस्थित है। तो ये एक श्रृंखला होगी जिसमें सबसे पहले आपको देना है उत्पादक। याद रखिए खाद्य श्रृंखला जाल में या खाद्य श्रृंखला में ये जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक को देना है, उत्पादक के बाद ये स्थिति आएगी प्राथमिक उपभोक्ता की, और प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद में आएगा तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये इनका एक सीक्वेंस होगा, इस आधार पर इसकी खाद्य श्रृंखला बनेगी। अब यहां से आपको सामान्यतः जनरल जो हमारे परिवेश है, उस परिवेश की स्थिति में हम जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर पाते कि इस बिल्ली को किसमें शामिल किया जाए, कुत्ते को किसमें शामिल किया जाए। तो ऐसे ही उदाहरण अपने एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे उदाहरण कुछ आपको देकर के बताए गए हैं। अगर और हम देखें तो जैसे देखिए हमारा उदाहरण घास, और घास पर निर्भर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 5 घास, बकरी, कुत्ता और शेर। अब ये स्थिति अगर यहां से डायरेक्ट होती बकरी, और बकरी के बाद में कुत्ता होता, और कुत्ते के बाद में शेर न होकर के यहां स्थिति शिकारी की दे देता, तो ये स्थिति भी अलग हो जाती, या फिर कुत्ते के स्थान पर डायरेक्ट ही आपका क्या होता, बाघ या शेर होता, बाघ या शेर होता। तो ये स्थिति भी क्या बनती आपकी, खाद्य श्रृंखला जाल होती। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर्ग्रसित होना खाद्य जाल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण हमारे ये बनते हैं, इनके आधार पर स्तूप बनते हैं। स्तूप दो प्रकार के बनते हैं, एक तो खाद्य श्रृंखला स्तूप बनता है, एक ऊर्जा स्तूप बनता है। तो याद रखेंगे ये स्तूप दो प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं जैव मंडल की, ये स्तूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊर्जा स्तूप और एक होता है खाद्य श्रृंखला स्तूप। खाद्य श्रृंखला स्तूप, लेकिन हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला स्तूप की, और अपने टॉपिक में खाद्य श्रृंखला से संबंधित ही जानकारी है, लेकिन याद रखें यहां से भी प्रश्न आ जाता है। खाद्य श्रृंखला स्तूप और ऊर्जा स्तूप। ऊर्जा स्तूप होता है वो सदैव होता है, वो सीधा होता है। खाद्य श्रृंखला का स्तूप होता है वो कभी उल्टा होता है तो कभी सीधा होता है। तो ऊर्जा स्तूप, ऊर्जा स्तूप सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है, और सदैव सीधा होता है तो इसकी स्थिति क्या बनती है, इस प्रकार से बनती है। खाद्य श्रृंखला में ये जो स्तर होता है ये किस प्रकार का होता है, खाद्य श्रृंखला में दोनों प्रकार का होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, लेकिन ऊर्जा का स्तूप सदैव ही क्या होता है, सीधा होता है। इंपॉर्टेंट है, सदैव सीधा होता है। प्रश्न दे दिया जाए
निम्न में से कौन सा स्तूप सदैव सीधा बनेगा? तो ऊर्जा स्तूप सदैव सीधा बनेगा, अर्थात ऊर्जा का स्थानांतरण प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर तक जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप होगी। फिर यहां से यहां तक जाएगा, सेकंड स्टेप होगी, और यहां से यहां तक जाएगा, थर्ड स्टेप होगी। तो ये सदैव सदैव सीधा बनता है। किसी भी ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊर्जा का स्तूप सदैव सीधा बनता है। ये भी याद रखेंगे, जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी एक से दूसरे ऊर्जा का स्थानांतरण, या एक पायदान से दूसरे पायदान पर ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव 10% होता है। यहां आप ध्यान देंगे ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो यहां देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण एक कड़ी से अगली कड़ी तक 10% होता है। और ये आपका एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। जब ऊर्जा स्थानांतरण की बात हो, ऊर्जा का स्थानांतरण एक से अगली कड़ी में जब जाता है तो 10% होता है। यहां भी 10% है, यहां भी 10% है, और नेक्स्ट अगर स्थिति आगे की कड़ी में जाएगी तो भी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। अब प्रश्न होता है कि शेर ज्यादा शिकार क्यों करता है? तो शेर को ज्यादा शिकार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पहले पायदान पर जो स्थिति होती है वो ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक कर पाती है। अगर 100% ऊर्जा है, अगर इस घास को खा करके बकरी अपने शरीर में 10% ऊर्जा का संचयन करती है, अर्थात 100% में से 10% ऊर्जा उसके शरीर में चली जाती है। अब इस 10% ऊर्जा से जो 100% होगी, इस 10% ऊर्जा का 100% होगा तो कितना प्रतिशत बनेगा? 1% बनेगा। और इस 1% को अगर बकरी को कुत्ता खा जाता है तो कुत्ता के शरीर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन ऊर्जा कितनी पहुंची है? 1% पहुंची है। लेकिन अगर कुत्ते का शिकार अगर बाघ को करना पड़े, शेर को करना पड़े, तो उसके शरीर में भी ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि केवल 1% थी और इस 1% का 10% हिस्सा जाएगा, तो 0.1% ही ऊर्जा जाएगी। इसलिए अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शेर को अधिक शिकार करनी पड़ती है या अधिक भोजन करना पड़ता है। तो ये स्थिति होती है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रत्येक एक कड़ी से अगली कड़ी तक या ऊर्जा का एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक 10% स्थानांतरण होता है। जिस प्रकार से फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, सेकंड से थर्ड में जाएंगे 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, लेकिन उस ऊर्जा का जो बचा हुआ उसका 10% होगा। अगर यहाँ 100% थी तो यहाँ अगली कड़ी में 10% पहुंची है, उस 10% को अगर 100% मान लिया जाए तो उसका 10% अगली कड़ी तक जाता है। उस 10% का अगर 10% को 100% मान ले तो उसका अगली कड़ी तक स्थानांतरण 10% होता है। तो जो उच्च भाग पर होते हैं या शीर्ष पर होते हैं, वहां हमेशा उन जीवों को शिकार अधिक करनी पड़ती है या उनको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि शेर को अधिक शिकार करनी पड़ती है। यहां से प्रश्न बन जाता है, नोट में हम लिख सकते हैं, इसी कारण शेर को अधिक शिकार की आवश्यकता होती है, तो याद रखेंगे। अब यहां हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला स्तूप की। तो खाद्य श्रृंखला स्तूप में कोई भी हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में दो प्रकार के, सबसे पहले तो हम देखें ये दो प्रकार का होता है और इसमें भी दोनों प्रकार बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक उल्टा बनेगा, एक सीधा बनेगा। उल्टा स्तूप और एक बनेगा सीधा स्तूप। उल्टा व सीधा स्तूप, दो परिस्थितियों को ध्यान रखेंगे। जब खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं
तो उल्टा स्तूप सदैव बनता है तालाब में, या जल का, हम कह सकते हैं जल का स्तूप सदैव, जल का स्तूप सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। ठीक है, यहां से इंपोर्टेंट तथ्य होगा, आप ध्यान रखेंगे, जल का या महासागर का या तालाब का जो स्तूप बनता है वो उल्टा बनता है। हम कह सकते हैं अगर जलीय भाग की हम तुलना करें तो जल बड़ा होता है, जल में रहने वाली मछलियां उससे कम होती हैं, मछलियों की तुलना में कीड़े मकोड़े उससे कम होंगे, तो और उससे धीरे धीरे मात्रा उनकी संख्या घटती जाएगी, तो सदैव उल्टा बनता है। तो महासागरीय भाग का, जलीय भाग का, तालाब का स्तूप सदैव उल्टा होता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला का जो स्तूप होता है वो हम सामान्यतः सीधा स्तूप के रूप में देखते हैं। जैसे हम बात करें तो ये कौन सी स्थिति होगी, जब हम बात कर रहे हैं इस स्थिति की, जब ये स्थिति बात हो घास की, या फिर हम बात करें मेंढक की, मेंढक, मेंढक को खाता है सर्प, सर्प को खाता है बाज, और बाज को खा जाता है कुत्ता, तो ये स्तूप होगा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अब ऐसी स्थिति में खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होगा, कुत्ता होगा, तो ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होगा, खाद्य श्रृंखला, डायरेक्ट ही लिख देता हूं, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होगा। शीर्ष पर कौन होगा। अब यही स्थिति यहां एक उदाहरण के माध्यम से पूछ ली जाती है। अगर हमारे पास में एक उदाहरण है और उदाहरण में दे दिया गया, अगर मेंढक है, मेंढक के बाद में मेंढक को खाने की स्थिति सर्प रखता है, सर्प को खाने की स्थिति मोर रखता है। ठीक है, एक स्थिति तो ये होती है। नेक्स्ट अगर स्थिति की बात करें हम, तितली, फिर मेंढक, फिर सर्प, फिर बाज, और फिर कुत्ता या शेर, जो भी हमने रख दिया, ये स्थिति होगी। या हम यहां पर शेर के स्थान पर कुत्ता रखते हैं। अब यहां स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड का स्तूप क्या बनेगा, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, दोनों का अगर स्तूप बनाए तो दोनों का स्तूप कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, इस भाग में तितली, इस भाग में होगा मेंढक। पहले हम मेंढक से शुरुआत करते हैं, एक पहले फर्स्ट स्टेप को लेते हैं। तो पहले भाग में हमने लिया मेंढक, मेंढक के बाद हमने लिया सर्प, फिर सर्प के बाद में हमने लिया मोर। ये स्थिति होगी। तो यहां खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होगा, मोर होगा। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर मोर होगा। नीचे नीचे पायदान पर कौन होगा, मेंढक होगा। तो ये होगा खाद्य स्तूप के निचले स्तर पर। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन स्थिति रखता है, तो यहां इस खाद्य श्रृंखला में मेंढक, सर्प और मोर की स्थिति रखता है। अब आगे स्टेप नंबर हम सेकंड पर चलते हैं, और यहां हमने लिया तितली, इसके बाद में हमने लिया मेंढक, और मेंढक के बाद में लिया तितली को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सर्प खा जाता है, सर्प को बाज खा जाता है,
और बाज को भी कुत्ता खा जाता है। यहां स्थिति होगी कुत्ता। तो यहां इस खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होगा? कुत्ता होगा। शीर्ष पर कुत्ता होगा। खाद्य से शीर्ष पर कुत्ता होगा। अब यहां से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कोई श्रृंखला दी हुई हो और वहां अंतिम रूप से शेर या बाघ की स्थिति हो, तो आपको याद रखना है सदैव सदैव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर ऐसी स्थिति में बाघ की स्थिति विराजमान होगी। तो यहाँ नोट विशेष में अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर शेर या बाघ की स्थिति को विराजमान करते हैं। ये स्थिति होगी जब स्थिति महत्वपूर्ण रूप से अगर देखी जाए तो ये स्थिति जब शिकारी के रूप में होती है तो शिकारी की स्थिति में आएगी, और जब बाघ की स्थिति में होगी तो बाघ की स्थिति में होगी। तो आज की हम इस परिचर्चा में हमारे जैवमंडल की विस्तृत अध्ययन के साथ में चर्चा की है। इस जानकारी को आप बार बार देखें, निश्चित रूप से यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न हमने देख लिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रश्न आता है, खाद्य श्रृंखला की व्यवस्था को पूछा जाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण को पूछा जाता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, और सबसे बड़े विस्तार को पूछा जाता है, कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा विस्तृत पाया जाता है, और कौन सी श्रेणी में उपभोक्ताओं की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इस स्तर को पूछा जाता है। नेक्स्ट में लेंगे हम अगली कड़ी, और तब तक के लिए नमस्कार।